नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज एक और ज्योग्राफी के टाइटल पर। संभवतः यह सेकंड लास्ट टाइटल है ज्योग्राफी का। इसके बाद में फिर हम पॉलिटी के अंदर एंट्री करेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर संभवतः एंट्री नहीं करेंगे। और बड़ा कारण यह है कि कल शाम को जब मैं नटराज बैच के साथ आपके कई विद्यार्थी साथियों को पॉलिटी पढ़ा रहा था, तो उनका व्यवहार थोड़ा सा बड़ा अनुचित प्रकार का था। उन्हें ऐसा मुझे देख करके एहसास हुआ कि ये मतलब इनको वास्तविकता में जिस लेवल के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, उस लेवल का ज्ञान देने की तरफ ले जाया जा रहा है। तो हमने सोचा कि ठीक है, जो भी होगा इनके साथ पॉलिटी या इकोनॉमी, लेकिन इन्हें नटराज के साथ तो नहीं रखा जाएगा। इनको जिस तरह से चल रहा था वैसे ही किया जाएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी एक अच्छी क्लास में, जहां पर विद्यार्थी एक एग्जाम को ओरिएंट करके पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर पूरे टाइम बकवास पेले चल रहे हैं। कोई नोट्स पर कमेंट्री कर रहा है, नोट्स कैसे मिलेंगे। कोई कह रहा है कि हमारे लिए ये आरएएस का कंटेंट क्यों दिया जा रहा है, जबकि इंडियन पॉलिटी होती है, उसमें आरएएस आईएएस कुछ नहीं होता है। उसमें मतलब चाहे कोई सा भी एग्जाम आप लिखें, सबके काम का होता है। ठीक है। तो कल बड़ा परेशान होकर मैंने आपके लिए एक निर्णय लिया कि मैं आप लोगों को नटराज बैच के अंदर कंटिन्यू नहीं करूंगा। आपका अपना चलता रहेगा, जिस भी स्पीड में चल रहा है उस स्पीड में चलता रहेगा, और इकोनॉमी या पॉलिटी जो भी आप चाहेंगे वो शुरू कर देंगे हम। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए आज हमारा जो टाइटल शुरू करने जा रहे हैं दैट इज मानसून। और मानसून टाइटल के अंदर हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि मानसून असल में होता क्या है, मानसून को जानना जरूरी क्यों है, विशेष रूप से तब जब 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को क्लाइमेट पढ़ाया है। तो क्लाइमेट के जस्ट पीछे पीछे मानसून का क्या महत्व है, दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? चलिए, दोनों बातों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। परसों का लेक्चर जब हमने खत्म किया था क्लाइमेट के ऊपर, तब मैंने आपको यह कहा था कि क्लाइमेट असल में है क्या। क्लाइमेट है क्या? तो क्लाइमेट एक क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार की हवा, दाब, तापक्रम, आर्द्रता, उनका एक संयुक्त प्रभाव है। वो हम लोगों ने आपके सामने, इसमें वर्षा की मात्रा भी मैटर करती है, वो हम लोगों ने क्लाइमेट के अंदर सुन लिया था। लेकिन अब सवाल है मानसून क्या है। तो भारत को जो क्लाइमेट मिला हुआ है, उस विशिष्ट प्रकार के क्लाइमेट को उपलब्ध कराने वाली जो कला है वो मानसून है। मतलब हमारे क्लाइमेट को बहुत हद तक जो प्रभावित करती है वो गर्मियों के ऋतु में आने वाली बारिश है। लेकिन बड़ा सवाल है, गर्मियों की ही सीजन में क्यों आती है, सर्दियों में क्या हो जाता है? सवाल जब बड़ा है तो आंसर भी बड़ा होना चाहिए। हमने कहा यार सर्दियों में बारिश चली जाती है, इसका मतलब सर हर बार गर्मियां आती हैं तब बारिश आती है और सर्दी आती है तब बारिश चली जाती है। हमने कहा बिल्कुल, गर्मी आई बारिश आई, सर्दियां आई बारिश चली गई। तो इसका मतलब हर साल यही होता है सर, सीजन के हिसाब से। मैंने कहा बिल्कुल, सीजन के हिसाब से गर्मी और सर्दी, इन दोनों के अंदर रिवर्सल होता है। गर्मी आई बारिश आ गई, सर्दी आई बारिश गई। तो फिर सवाल बना, सर अगर ऐसा होता है तो सीजन वाइज होता है। मैंने कहा बिल्कुल, ये सीजन वाइज होता है, और सीजन वाइज होने की इसी प्रक्रिया को मानसून कहा जाता है। तो मानसून क्या है असल में? सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर, यानी हवा का मौसम के अनुसार बदल जाना मानसून कहलाता है। तो मानसून और कुछ नहीं, सीजन के अनुसार हवाओं का बदल जाना है। तो बड़ा सवाल जो आज के सेशन में हमारा बनेगा कि ऐसा क्या होता है सीजन में, ऐसा क्या होता है गर्मी और सर्दी में, वो बताइए। हमने कहा चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो मानसून क्या है? तो मानसून को मानसूनी जलवायु, भारत को मानसून के कारण मानसूनी जलवायु, और सबसे बड़ा जो आज का प्रश्न बना, ऐसा होता क्यों है, यानी कि मानसून में सीजन के साथ चीजें परिवर्तित होती क्यों हैं। तो इस विषय को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर अपनी अपनी थ्योरीज दी गई हैं। तो देखिए, मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ मौसम अथवा ऋतु है, जिसके अंदर
6 माह के लिए हवाएं जो चलती हैं वो परिवर्तित होती हैं स्थल से जल की ओर और 6 माह से जल से स्थल की ओर। अल मसूदी नामक अरब यात्री ने मानसूनी पवनों को दिशा परिवर्तन की जानकारी दी थी। ये सारी बेसिक परिकल्पनाएं हैं जिन्हें आज के सेशन में हम लोग चर्चा में लाएंगे। ठीक है, हमारे देश में होता क्या है सर्दी और गर्मी के अंदर? गर्मी होती है तो समुद्र से चलकर के हवाएं जमीन की तरफ आती हैं, बादल बन के बारिश करती हैं। लैंड जब हमारी गर्म होती है तो बारिश आती है। और जब सर्दी का समय आता है तो हवाएं उल्टा होकर के समुद्र की तरफ जाती हैं और समुद्र पे बारिश करती हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं जिसके अंदर एक तरीके से हवाओं के अंदर रिवर्सल होता है, दैट इज नॉन एज मानसून। ठीक है, अब बड़ा प्रश्न बनता है, सर ऐसा होता क्यों है? मैंने कहा यार देखो, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर बेसिक साइंस के आधार पर भी समझाई जाए तो भी समझाई जा सकती है। बोले जैसे आप बताइए बेसिक साइंस क्या है? मैंने कहा देखो यार, विंटर और समर दो सीजन है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, विंटर बोले तो सर्दी और समर बोले तो गर्मी। हमने कहा हाँ, बोले ठीक है। तो इसमें होता क्या है? होता क्या है कि सर्दियों में, मतलब एक बेसिक प्रवृत्ति पहले हम समझ लेते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा की। जब हमसे सवाल पूछा जाता है कि धरती पर या फिर सॉइल पर, सॉइल कहिए सैंड कहिए किसी को भी, सॉइल में और पानी में, वाटर में किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, यानी किसको कम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो हमें पता चलता है कि वाटर को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि पानी गर्म होने के लिए भी ज्यादा समय लेता है और ठंडा होने के लिए भी ज्यादा समय लेता है। वहीं जो मिट्टी है वो गर्म होने के लिए भी कम समय लेती है और ठंडा होने के लिए भी कम समय लेती है। इसी का फायदा हमें मानसून समझने का जो पुरातन संकल्प है ना है, उसे काम में लिया जाता है। जैसे अभी जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपके चारों तरफ क्या है? ये पानी है। इसके इस तरफ क्या है? लैंड है। पानी और लैंड ये दोनों की दोनों आपके सामने हैं। वाटर के केस में क्या हो रहा है भाई? पानी जब टेम्परेचर पड़ना शुरू हुआ और लैंड पर भी टेम्परेचर पड़ना शुरू हुआ तो हुआ क्या कि दोनों ही जगह टेम्परेचर की वजह से जमीन जल्दी गर्म हो गई। अगर हम विंटर के ऊपर चल के, समर के ऊपर चल के बात करें तो आपको यह समझ में आएगा। क्या हुआ कि जब सूरज का प्रकाश पड़ना शुरू हुआ तो सूरज के प्रकाश के पड़ने से लैंड जल्दी गर्म हो गई। जल्दी गर्म हो गई, इसका मतलब वहां की हवा भी जल्दी गर्म होगी, क्योंकि हवा समुंदर के ऊपर और धरती के ऊपर वो तो एक ही प्रकार की है ना। अंतर किस चीज में है? अंतर है दोनों के निचले हिस्से में, यानी लैंड वर्सेस वाटर में। तो जब लैंड जल्दी गर्म हुई तो गर्म के ऊपर की हवा, जैसे अपन कई बार खाना बनाते हैं, तवे के ऊपर रोटी सेकते हैं, कुकर में दाल बनाते हैं, कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, दोनों के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है ना। जबकि गर्म तो आपने उस बर्तन को किया है, हवा को थोड़ी किया है, लेकिन उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है हीट के बाहर निकलने से। एग्जैक्टली इसके ऊपर की हवा, क्योंकि मिट्टी जल्दी गर्म होती है तो मिट्टी के ऊपर की हवा भी जल्दी गर्म हो गई। और जो हवा जल्दी गर्म होती है उसकी नेचर होती है कि वो बहुत जल्दी हवा में ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट होती है। जो हल्का है वो ऊपर उठेगा और जो भारी है, भारी बोले तो जो धरती के बिल्कुल नजदीक है वो तो गर्म हवा है, और जो ऊपर की हवा है जो कि धरती के सीधे संपर्क में नहीं है, वो वेट वाली है, हवा वजन वाली है, वो उतर के नीचे आती। तो ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर, तो ये दोनों ऊपर नीचे होती है और इसी कारण से जो टेम्परेचर में इन्वर्जन की स्थिति बनती है उसी से कोहरा भी बनता है। खैर, इस प्रक्रिया के कारण जब गर्म हवा ऊपर उठी तो इधर ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती, इतनी देर में समुंदर के अंदर की जो हवा है, समुंदर में हवा कौन सी है? जो पानी के जस्ट ऊपर है। पानी इतना जल्दी गर्म हुआ नहीं, पानी गर्म नहीं हुआ तो पानी के ऊपर की जो हवा है वो भी इतना जल्दी गर्म नहीं हुई, टेक्निकली वो ठंडी थी। तो अब देखो, एक तरह से सिचुएशन ऐसे समझो कि ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन पर गर्म हवा है और इस वाले प्लेन पर ठंडी हवा है। एक ठंडी हवा ऊपर भी है,
ऊपर वाली हवा को तो नीचे आना है, एक प्रक्रिया, और जो ठंडी हवा पानी के ऊपर है इसे भी चल करके गर्म स्थान पर आना है। दोनों में से जो पानी के ऊपर की ठंडी हवा है वो जल्दी से चल करके धरती की तरफ चल पड़ती है। यानी बड़ा सिंपल सा है जी, कि जो पानी के ऊपर ठंडी हवा है वो गर्म हवा का स्थान लेने चल पड़ती है, और इसी कारण से गर्मी के ऋतु में वो पानी के ऊपर से चली हुई हवा अपने साथ आर्द्रता लेकर जाती है, ह्यूमिडिटी लेकर जाती है। ह्यूमिडिटी कहां से मिल रही थी? समुद्र से मिल रही थी। तो समुद्र से जो ह्यूमिडिटी लेकर गई, उस ह्यूमिडिटी की वजह से पृथ्वी के ऊपर बारिश हो गई। ठीक है, तो गर्मियों में ही बारिश क्यों आती है, संभवतया आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब एक बड़ा सवाल बनता है। बड़ा सवाल क्या बनता है? सर गर्मियों में ही बारिश क्यों आती है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर हमारा एक क्वेश्चन और है फिर। गर्मी तो हमारे यहां रोज होती है। अब ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ी। और सर सर्दियों में बारिश क्यों नहीं आती? हमने कहा सर्दियों का कंसेप्ट तो सीधा सा है ना। सर्दियों में धरती जल्दी ठंडी हो गई तो हवा यहां से निकल करके समुद्र की तरफ चल दी, इसलिए हवा बारिश नहीं आती। हमने अगर दो ही ऋतु जानी, सर्दी और गर्मी, तब तो हमारा ये आंसर हमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, इसने हमें बहुत कुछ समझा दिया। लेकिन प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं हुआ। तो कहां पर खत्म हुआ? प्रश्न थोड़ा आगे बढ़ा। आगे कैसे बढ़ा? कि सर गर्मी तो हमारे रोज होती है, तो रोज बारिश क्यों नहीं होती? बड़ा प्रश्न। बारिश रोज क्यों नहीं होती? बारिश रोज क्यों नहीं होती? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, बारिश रोज क्यों नहीं होती, एक सवाल तो यह है ही। और दूसरा, गर्मी अगर रोजाना है तो भाई साहब एक विशेष सीजन में जाके ही क्यों आती है? भाई रोज क्यों नहीं होती? गर्मी तो रोज होती है। अच्छा, और फिर ऐसा परिस्थिति क्या बनती है कि मई के एंड में और जून के पर शुरुआत में ही बारिश आती है? रोज क्यों नहीं होती, पहले तो यह जवाब दो। और जब आती है तो उसका जवाब दो कि मई जून की शुरुआत में ही बारिश क्यों आती है। समस्या बड़ी थी। और फिर कंटिन्यूटी क्यों नहीं रहती? इन सवालों के जवाब वैज्ञानिकों को खोजने थे। भारत के मानसून की व्यवस्था बताने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने लेवल पर थ्योरीज दी। वैज्ञानिकों ने यह तो समझा दिया कि समुद्र से चलकर अपनी तरफ हवा आती है। उनको इस समझाने में दिक्कत भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भारत नदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में जब भी कोई हवा चलेगी तो अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस बल वो राइट हैंड साइड घूम कर जाएगी। तो हवा का राइट हैंड साइड घूम कर जाना समझ में आ रहा था। इसी वजह से अगर भारत में ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, तो ये समझ में आ रहा था कि साउथ और वेस्ट इसी जगह से घुसेगी हवा भारत के अंदर। इसीलिए इस मानसून को साउथ वेस्ट मानसून नाम दिया गया। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि साउथ वेस्ट मानसून है तो ये हवा यूं क्यों घूम रही है, इसे तो यूं जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए था, चलने के लिए शुरुआत इसने यूं ही की थी। लेकिन साउथ वेस्ट मानसून में जो यहां पर बना लो दाब का क्षेत्र है, कई बार वो भी इसे अपनी तरफ खींच लेता है, तो दोनों तरफ से हमें बारिश की प्राप्ति हो जाती है। यह बात आपको समझने योग्य है। ठीक है, अच्छा, और सर्दियों में क्या होता है? हमने कहा राइट हैंड साइड मूवमेंट है, तो आप इसको यूं समझकर देख लीजिए, राइट हैंड साइड का मूवमेंट है और ये यूं होकर के निकल जाता है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे। आपके सामने ये पिक्चर के साथ सारी स्थिति क्लियर हो जाती है। ठीक है, देख लीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सर्दियों में हवा लौटती है। अच्छा, हवा लौटती है तो भारत के कुछ हिस्सों के ऊपर से होकर निकल कर जाती है। जिन हिस्सों के ऊपर से निकल कर जाती है वहां पर भी बारिश करती है। इसी वजह से तमिलनाडु के अंदर लौटता हुआ मानसून, या फिर कहिए सर्दी के अंदर आकर के बारिश होती है। ठीक है ना? उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। लेकिन ये जो बात हमने बताई आपको, ये थर्मल थ्योरी थी, यानी कि टेम्परेचर के आधार पर बनी हुई संकल्पना थी, जिसको एडमंड हैली ने दिया था। लेकिन इससे मतलब चिरसम्मत सिद्धांत क्लासिकल, यानी कि जो लंबे समय से चला आ रहा है, ये वो परिकल्पना थी, उसके आधार पर यह सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, लेकिन आज के समय पर यानी मॉडर्न कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारे प्रश्न छूट गए, कौन से? रोज बारिश क्यों नहीं आती, रोज ऐसा क्यों नहीं होता,
उसको समझने के लिए हमें ये कंसेप्ट भी समझने होंगे। यानी मानसून की व्याख्या में हमें कुछ आधुनिक कंसेप्ट सीखने होंगे जो एग्जैक्ट आंसर देंगे कि जून में ही ऐसा क्यों होता है, रोजाना ऐसा क्यों नहीं होता है, लगातार क्यों नहीं होता है। यह समझाने की जिम्मेदारी आज के समय पर जो कंसेप्ट वैलिड है वो देते हैं। आज के समय पर कौन से कंसेप्ट वैलिड है, तो उनमें पहला कंसेप्ट है ITCZ कंसेप्ट। समझाएंगे आपको ये किसने दिया था, फ्लोन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरा है जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम के बाद में अल थ्योरी, लानीनो थ्योरी और इंडियन ओशन डाइपोल सिद्धांत। ये सभी वो सिद्धांत हैं जिनकी वजह से आप आज के इस चीज को समझ पाएंगे, संभवतया आपको ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ITCZ थ्योरी। ITCZ सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो एडमंड हेली का सिद्धांत क्या है वो मैंने आपको बता दिया। स्थल से जल की तरफ कैसे पवनें चलती हैं, किस प्रकार से गर्मी और तापमान का चक्कर पड़ता है, बारिश होती है। अब दूसरा सवाल बनता है, और वो क्या बनता है, वो बनता है साहब कि ITCZ सिद्धांत क्या है आज के मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार, ये बताइए। तो देखिए मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार ITCZ क्या है, इसको समझने के लिए अगर आपको पुरानी चीजें याद दिलाई जाएं। कौन सी चीजें याद दिलाई जाएं, पुरानी चीजों से मतलब है कि मैंने आपको पृथ्वी की संकल्पना बताई थी कि पृथ्वी दिखती कैसे है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर हमने मध्य भाग में कुछ इस प्रकार से, ये कौन सी जगह है, ये 0 डिग्री इक्वेटर वाला भाग है। इसके ऊपर का भाग कौन सा है, हमने अलग अलग प्रकार से पृथ्वी को अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स में बांटा था। संभवतया आपको याद होगा, आपको यदि याद हो तो मैं एक बार के लिए आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं। पृथ्वी एज एन बिग स्फेयर, अगर आप याद करते हैं तो ये 0 डिग्री क्षेत्र था। अगर आपको ध्यान हो, हमने जो वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ा था तब इस बात के बारे में जिक्र किया था और आपको बताया था वर्ल्ड कैसे डिसाइन होता है। 0 डिग्री हमारे सामने, 0 डिग्री के ऊपर यहां पर हमें 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे दिखाई दिया था। 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ यहां पर 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ। अगर आपको ध्यान हो तो एक बार के लिए अपने पुराने कंसेप्ट को ध्यान कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर, इधर क्या है, ईस्ट, और इधर क्या है, वेस्ट। ये चार चीजें हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है ना, अच्छा, हाँ जी, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था श्रीकांत, बिल्कुल। पूर्णिमा, मई जून में टेम्परेचर हाई होने की वजह से, बिल्कुल, वो तो कंसेप्ट ओल्ड कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग इस सवाल के जवाब की तरफ चल रहे हैं, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, वो हम चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। प्रेरणा लिख रही है सर प्लीज ऐसा मत करिए, पारस लिख रहे हैं कि सर प्लीज कंटिन्यू रखिए पॉलिटी को। बेटा असल में क्या है, आपकी वजह से उन बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो इतनी फीस चुकाई है तब जाकर उन्हें नटराज बैच मिला है। आप लोगों ने 2,000 रुपए की कुल फीस दी है, जिसमें से 3-4 महीने तो आप ज्योग्राफी पढ़ लिए इतनी डिटेल में जितनी में शायद उसमें भी ना पढ़ाई जाए, नटराज बैच में भी ना पढ़ाई जाए। इतनी डिटेल में ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ ली, उतनी ही डिटेल की पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में लंबा पढ़ाऊंगा वो आप पढ़ लेंगे। उन बच्चों को भी बुरा लग रहा है क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हो गई हैं कि उसकी वजह से उन्हें इरिटेशन होना शुरू हो गया है। कमेंट के अंदर मतलब कुछ बेफिजूल की जो चर्चाएं चल रही होती है ना, हम सारथी वालों का क्या होगा, हमारा फलाने का क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि असल में मतलब जैसे कहते हैं ना कि बंदर को अदरक और गधे को गुड़, समझ में नहीं आता है, वो वाला कंसेप्ट सा लग रहा है कि ये चल क्या रहा है, किसके लिए किया जा रहा है। इसलिए तो आप परेशान ना हो, आपके साथ में अलग से जब आएगा समय आपका पढ़ा दिया जाएगा। आपको एक क्लास का कमिटमेंट है, वैसे भी 5 क्लासेस एक वीक के अंदर देने का कमिटमेंट है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करें। नहीं तो आप मुझे ये बताइए ना कि
मैं असल में बुरा आदमी हूं या अच्छा आदमी हूं, ये आप जज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए हर लेवल पर, मतलब आज तक मैं, पता है, जब सुबह चेहरा देखता हूं खुद का तो ये गर्व महसूस करता हूं कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा हूं बच्चों की भलाई के लिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर पैसे लेके करते हो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पैसे लेकर के तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पैसा भी उतना लेना जिससे कि धंधा चलता रहे, लोगों की क्लासेस चलती रहे, टीचर्स की तनख्वाह जाती रहे, कंटेंट टाइप करने वालों को मटेरियल मिलता रहे, कोरियर वालों को पैसा मिलता रहे, टेक्नोलॉजी वालों को पैसा मिलता रहे, और जो टीम लग रही है इस काम को करने के लिए, एक ऐसे मूल्य पर आपको उपलब्ध कराना, इसमें मेहनत लगती है ना। मेरे जैसा कंटेंट अगर आपको पढ़ना है ना, जिस ज्योग्राफी को पढ़ा दिया ना मैंने, ये 35,000 रुपए की ज्योग्राफी है। जाकर पढ़िएगा यूपीएससी के कभी राजेंद्र नगर में, जब तक पता नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और जो क्वालिटी पढ़ा रहा हूं सेम उसका हाल भी है भैया। पर ठीक है, हो क्या रहा है ना कि आप लोगों को पच नहीं रहा, और जब पच नहीं रहा तो फिर मुसीबत है। बेटा कमेंट्स ऑफ करना हमारे हाथ में इसलिए नहीं होता, कर तो दूंगा मैं, लेकिन उससे कई बच्चों को जेन्युइन दिक्कत रहती है। जैसे किसी बच्चे को आवाज ही नहीं आ रही, या हो सकता है आवाज म्यूट चली गई, पता चला पूरी क्लास मैंने कमेंट ऑफ करके कर दी, मुझे भी पता नहीं चला, मेरी मेहनत भी वेस्ट चली गई, इसलिए कमेंट ऑन रखना भी मजबूरी होता है। आपको अगर मैं गलत लग रहा हूं आप मुझे बता दीजिए, मैं सुनने को तैयार हूं। आपको मेरी भावना में कहीं से भी कोई ऐसा भाव लग रहा हो कि नहीं सर, आपको लगता है ये मतलब आसान काम होगा जो सर कर रहे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर चलना, एज पर कमिटमेंट सारे काम करना, आपके लिए आसान हो सकता है सोचना, सही मायने में ये बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप कभी मेरे स्थान पर होंगे तो आपको यह महसूस होगा कि नहीं, जिम्मेदारियों से किए गए काम करने में बहुत मुसीबतें हैं, है ना। तो संभवतः आप मेरे इसको समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है। आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि असल मायने में बहुत दिल दुखता है जब मैं अच्छा करने निकलूं और वहां जाकर के कमेंट बॉक्स के अंदर गंद मचाए पड़े, हम सारथी वाले हैं, हम फलाने वाले हैं। कसम से बता रहा हूं, मतलब रात भर इतना दुख रहा है ना मेरे, लेकिन रह रह करके फिर उन बच्चों के बारे में भी ख्याल आता है कि यार अपने ही बच्चे हैं। पर प्लीज आप, अगर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो भी ना तो उसको समझाना आपकी जानकारी में भी हो कि भैया मान जाए यार, है ना, तेरे चक्कर में सबका नुकसान हो जाएगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ना, मैं तो सोच रहा था डबल डबल सब्जेक्ट चल जाएंगे इस बहाने आपके, इकोनॉमी भी चल जाएगी, पॉलिटी भी चल जाएगी, और इंडियन पॉलिटी तो आपको भी पढ़नी है, और उस लेवल की पढ़ा दूंगा जो कि स्टेट पीसीएस लेवल की है, तो आपका भला हो जाएगा, एक समझ विकसित हो जाएगी। आज ज्योग्राफी में जो आपने पढ़ ली ना ज्योग्राफी, मैं यकीन दिला रहा हूं कि अब आप कोई सी भी परीक्षा उठाकर देख लेना, आपकी कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उठाकर देख लेना ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो ज्योग्राफी का, एक बार करके देख लो, अंदाजा लग जाएगा कि सर ने किस लेवल की ज्योग्राफी करा दी। एक बार पॉलिटी हो जाने दो, ऐसा विश्वास हो जाएगा कि यार अब तो पॉलिटी भी हमारे बिल्कुल ही दुख होता है यार, मतलब असल में ना, मतलब ये आपको लगता है ना, जो आदमी दिल से काम कर रहा होता है उसके अंदर दर्द बहुत होता है। मैं अगर होता कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहा होता यार, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है जितना पैसा मैं आपसे कमाता हूं उससे ज्यादा तो मैं यूट्यूब से कमा लूंगा, पर फिर भी मैंने टीचिंग का काम शुरू किया, मगर नहीं यार, कुछ समाज से लिया है तो समाज को देने की बारी है ना। अगर पैसा ही कमाना मोटिवेशन होता तो यार मेरे पास तो बड़ा स्कोप बचा हुआ है। यूट्यूब मेरा अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें मैं खूब सारा काम करके बहुत सारे काम कर सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ, पर नहीं, मैंने कहा यार टीचिंग करनी है। आपको पता है जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, 1 घंटे सुबह क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे शाम क्लास ले रहा हूँ, इन 2 घंटों की रियल मायने में यूट्यूब पर बहुत कीमत है, बहुत ज्यादा, लाखों रुपए कीमत है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझिए आप इस चीज को।
लेकिन मैंने खुद से डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि मैं हूं तो अंदर से टीचर ही ना, मतलब चाहे जो भी है, यूट्यूब एक साइड चीज है, लेकिन मैं पर्सनली अंदर से अपने आप को एक टीचर के रूप में ज्यादा अच्छा महसूस करता हूं। मैंने कहा चल एज ए टीचर बच्चों का कुछ नॉलेज शेयर करते हैं। चलिए, ध्यान रखिएगा यार, है ना, मैं आपका बुरा नहीं चाहता बाई गॉड, मतलब मैं अपने बच्चों का बुरा कैसे चाहूंगा, मुझे खुद को बेचैनी हो रही है, आप मेरा चेहरा उतरा हुआ देख सकते हैं कि मैंने कहा इनके चक्कर में कुछ और का बुरा हो रहा है, लेकिन करें तो करें क्या, मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, मैनेज करिएगा आप लोग, है ना, प्लीज इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, क्योंकि कल बहुत गंदा मुझे लग रहा था, क्योंकि बेवकूफी वाली हरकत है, क्योंकि वो बच्चे जो तैयारी करने के लिए स्टेट पीसीएस का बैच ज्वाइन किए, उनके मन में ये आता है कि यार हमने इतना पैसा दिया है तब जा करके हमें ये चीजें मिल रही हैं, ये लोग 2,000 रुपए दिए हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो वो चीजें थोड़ा फर्क डालती है, कृपया करके ध्यान रखें, ठीक है। ठीक है, चलिए, पढ़िए, कर देंगे, कंटिन्यू चलेंगे अपन, पर आप प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना, मिल जाएगी पॉलिटी भी आप लोगों को, ध्यान रखिएगा प्लीज, है ना। चलिए, इकोनॉमी मैं तो सोच रहा हूँ नेक्स्ट, अभी ये जो मंडे आ रहा है तब से अपन इकोनॉमी में एंट्री करेंगे बढ़िया से, डे वन से एंट्री करेंगे, बढ़िया से इकोनॉमी समझेंगे, मजा करेंगे, उसको अंदर से डेप्थ तक जानेंगे, इधर पॉलिटी को अंदर तक जानेंगे, 3 सब्जेक्ट आपके आने वाले थोड़े समय में पूरे हो जाएंगे, मैं तो उस विचारधारा से चल रहा हूँ। आइए करेंगे, अब इसको समझ लो, इसको करते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो ये 0 डिग्री आपको इक्वेटर समझ में आ रही है, ये अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी समझाया है, दोबारा दोबारा इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आपका जो डेमो डाल रखा था मैंने, डेमो वीडियो, उसमें भी ये कंसेप्ट समझा रखा है, एक बार आप जाकर देख सकते हैं, है ना। तो बेटा ये क्या है, 0 डिग्री डिग्री वाला इक्वेटर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा इधर, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, अब इस इक्वेटर पर होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सूरज का तापमान सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, तो सूरज का तापमान सबसे ज्यादा यहीं पर है, तो यहां का जो पानी है ना, वो बहुत जल्दी गर्म होकर भाप बन रहा है, भाप बन रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा, सूरज का तापमान जहां ज्यादा है, वहां की हवा गर्म होकर जल्दी ऊपर उठ जाएगी, अर्थात यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, लो प्रेशर का क्षेत्र है। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, अपन ने ट्रॉपिकल क्षेत्र किसे कहा था, ट्रॉपिकल क्षेत्र, जल्दी से बताओ कौन से क्षेत्र से लेकर के कौन से क्षेत्र के बीच में क्षेत्र को ट्रॉपिकल कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसे आप उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, जल्दी बताइए, उष्ण कटिबंधीय कहां से लेकर कहां तक है। हाँ जी, हाँ जी निखिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेटा मेरा मन आप लोगों को दुखी करने का नहीं होता, आपको दुखी करना चाहता हूं, उससे पहले खुद दुखी हो जाता हूं, मतलब मेरा चेहरा उतरा हुआ आप देख सकते हैं, मैं कोई एक्टर नहीं हूं जो मेरे को मतलब आपके सामने एक्टिंग करने आना हो, आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उससे ज्यादा दुख मुझे होता है, लेकिन फिर वही होता है कि यार करें तो क्या, मतलब किस तरह से समझे, चीजों को समझ में नहीं आती ना। 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच में, ये 23.5 नॉर्थ रहा, ये 23.5 साउथ रहा, इसके बीच के क्षेत्र को आपने क्या कहा था, ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा था, ये याद आ गया सभी को, है ना। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ये 23.5 क्या था, कर्क रेखा, कर्क रेखा को अपन क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका नाम क्या था, ट्रॉपिक मकर रेखा, मकर, मकर का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अच्छा, अब देखो बेटा, ये दो चीजें समझ में आई, ओके, तो हुआ क्या ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों में से अब यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र है, स्वाभाविक सी बात थी कि हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर क्षेत्र की तरफ हवाएं चलेंगी, याद आ गया, ओके। बेटा मैंने क्या लॉजिक दिया आपको, ज्यादा टेम्परेचर का होना, क्या लॉजिक दिया था मैंने आपको, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, इसलिए क्या था, प्रेशर लो था, प्रेशर लो था, यही कहा था ना मैंने, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां पे प्रेशर लो होगा,
देखो, लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से हवाएं चलना शुरू होती हैं, है ना। ये देखिए, यहां से चलना शुरू हुई, इधर घूम गई, यहां से चलना शुरू हुई, इधर घूम गई, यहां से चलना शुरू हुई, इधर घूम गई। याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया ना, अपने डेमो में पढ़ाया है, ये ध्यान करो। देखो आप इधर, याद आ गया। इधर से चलना शुरू हुई और इधर की तरफ आ गई। देख लो इसको अच्छे से। क्लियर? अच्छा, तो अब देखो, यहां से हवा इधर क्यों घूमी? आंसर है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के बारे में हम क्या जानते हैं कि कोरियोलिस बल सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट हैंड साइड घूमता है और नदर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड साइड घूमता है। पता है ना अपन सबको ये वाली बात, पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सैटरडे नॉर्मल टॉक डिस्कशन किरण बिल्कुल करेंगे। आने अभी सैटरडे को जो नटराज बैच है उसके अंदर हम लोग डिस्कशन रखेंगे, और आप लोगों से भी रखना है। यूं यार, फिर सैटरडे भी छुट्टी नहीं बचेगी, एक दिन की छुट्टी तो मेरे को भी दिया करो ना। संडे से फिर अगले दिन की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, अगले दिन की तैयारी शुरू हो जाती है। हाँ जी, तो लो मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये दो सेमीस्फेयर हो गए। अच्छा, साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब देखो, यदि यहां से किसी को यूं सीधा जाना था तो कैसे घूम के गया? इधर घूम कर गया। यहां से किसी को इधर आना था तो इधर घूम गया। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये सोचें, सर कैसे ये राइट हैंड साइड कैसे है? बेटा, ये राइट हैंड साइड है। आप उधर से नीचे की तरफ आएंगे तो राइट उधर ही पड़ेगा, इधर से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट इधर ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये दोनों आपस में जाकर इस जगह पर, ये वाली जो जगह है ना, यहां पर दोनों हवाएं जो कि ट्रॉपिक के ऊपर और नीचे से आ रही हैं, वो मिल रही हैं। क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। मिलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं बेटा? कन्वर्जेंस, अभिसरण, मिलना, है ना। अच्छा, अब देखो, चूंकि दोनों तरफ से आ रही है, नदर्न हेमिस्फेयर से, सदर्न हेमिस्फेयर से, तो इसका मतलब ट्रॉपिक के ऊपर नीचे से आ रही है, ट्रॉपिक के ऊपर नीचे से आ रही है। तो ऊपर नीचे से आ रही हैं, तो हमने शब्द डाल दिया इंटर। क्या डाल दिया? इंटर। तो देखो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, और क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोन। क्या कहते हैं? जोन। शब्द क्या बन गया? ITC Z। क्या शब्द बन गया भाई? एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, अगर समझ पा रहे हो तो। शब्द क्या बनकर आ गया? ITC Z। एक बार थम्स अप करिए, आप इस लाइन को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कोमल लिख रही है, सर पॉलिटी के लेक्चर में आप बार बार राजस्थान क्यों पढ़ा रहे हो? राजस्थान और जीएस का अलग अलग कोर्स है ना। मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन बार बार राजस्थान वर्ड आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। यूपीएससी का सिलेबस पहले ही बहुत बड़ा है, अब उसमें राजस्थान का और कैसे पढ़े? कोमल पगारे, बेटा तुम अगर वाकई में यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, वाकई में, तो मेरा छोटे से सवाल का जवाब दे दो। तुमने अभी तक जो राजस्थान का, जो मैंने जो इंडियन पॉलिटी पढ़ाया है, उसमें राजस्थान का क्या पढ़ लिया? बस मुझे इतना सा जवाब दे दो। अगर तुम वाकई में, तुम ही जैसे लोग थे जो वहां पर कल गालियां खा रहे थे, तुमसे ही सवाल पूछा जा रहा है। अगर तुम वाकई में यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, तुम असल में यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं रही हो, तुम दिखा रही हो। दिखाने में और करने में बड़ा अंतर है, क्योंकि दिखाने वाले को तो माहौल बनाना होता है, करने वाले को अपने काम से मतलब होता है। मुझे बता दो, इंडियन पॉलिटी में मैंने राजस्थान का क्या पढ़ाया? मैं पहले तुम्हारा आंसर सुनूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो भाई, कोमल से बात करते हैं। विक्रम कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डालो। नहीं बेटा, कोई अपन डरपोक थोड़ी है किसी से। इलाज को सारे हैं अपने पास में, बच्चों के जवाब भी अपन को देने आते हैं, और उद्यमी तत्वों का इलाज करना भी अपन को आता है। पहले इसी से पूछ लेते हैं। अपन ने जो इंडियन पॉलिटी के अभी भी 3-4 जो लेक्चर लिए हैं, उसमें राजस्थान कहां आया, पहले इससे पूछ लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। 100% आई एम वेरी मच श्योर कि इसको अभी तक पता भी नहीं है कि सिलेबस होता क्या है। और कोमल पगारे, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और इस बैच के लिए 2,000 रुपए का बैच पढ़ के यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, तो भी बहुत बड़ी गलती कर रही हो, है ना। ये तो फाउंडेशन बैच है,
ठीक है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम्हारा कमेंट का आंसर लेना चाह रहा हूं। राजस्थान का उदाहरण बता दो, क्या मैंने राजस्थान पढ़ाया अभी तक के अंदर? इसी के आंसर, क्योंकि इसने इतना बड़ा लेटर लिख के भेजा है। और लोग भी थे ना इंडियन पॉलिटी की क्लास में, आप लोग भी होशो आवास में सुने होंगे। राजस्थान का मैंने क्या कंटेंट पढ़ाया, एक बार देखते हैं भाई इसको क्या लगा, क्योंकि आप लोग भी थे क्लास में, आप लोग थे तो आपको भी पता होगा राजस्थान का क्या कंटेंट पढ़ाया मैंने। जबकि राजस्थान की पॉलिटी अलग है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, वो मैं उन केवल नटराज वालों को पढ़ाऊंगा, वो बिल्कुल अलग आती है। सौरभ तिवारी यूपीपीसीएस लाएंगे बेटा, पहले एक बार हम एक जवाब की तलाश में बैठे हैं। कोमल को जवाब देगी, कोमल ने लेटर भर के भेजा है, पूछ लेते हैं एक बार, क्योंकि आप लोग भी थे सेशन में। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे बताइए ना कि उसमें राजस्थान का क्या था, बाकी लोग भी थे वो भी बता सकते हैं। क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड यूपीएससी के नाम पर दुनिया में ट्रेलर काटने वाले लोग हैं कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये है वो है, मुझे बताओ कि मैंने क्या पढ़ाया। क्योंकि इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है ना। मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि कोमल का कमेंट आएगा। और बाकी लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं कि अगर मुझे ऐसा, आपको ऐसा लगा हो कि मैंने राजस्थान कहीं पढ़ाया, तो मुझे प्लीज बताएं। क्योंकि उसने क्या कहा है ना। क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने कहां राजस्थान पढ़ा दिया। क्योंकि राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी अलग अलग है। मैं खुद भी तो जान लूं मेरे बारे में, मेरे को खुद को ही नहीं पता। कोमल ने इतना बड़ा लेटर लिखा था, लेकिन अब कोमल कुछ लिख नहीं रही है। मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं यार। हाँ मैं वही पूछ रहा हूं, मैंने राजस्थान पढ़ाया हो तो प्लीज मुझे बताएं। हाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था राजस्थान का, एमएलए एमपी के ऊपर, वो तो मैं कहीं पे भी दूंगा ना। आप समझिए, मैंने यूपी का भी दिया था कि यूपी में 80 सांसद हैं, राजस्थान उसके अंदर एमएलए के अंदर 404 विधायक हैं यूपी के अंदर। उदाहरण देने के लिए एमएलए एमपी तो समझाना पड़ेगा ना भाई। हाँ आपको अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझाना है तो उदाहरण तो लेना पड़ेगा। पर मुझे तो पता चले कि मैंने क्या लिखा था, कहाँ राजस्थान पढ़ा दिया। बताइए कोमल, समय ले लो बेटा, और समय लेकर के पुराने वीडियो दोबारा से देख लो एक बार, है ना। संभवतया तुम अभी सदमे में होगी कि इतने सारे बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कोमल बताओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, एक बार समय ले लो बेटा और पुराने वीडियो फिर से खोजो कि उसमें राजस्थान कहाँ है। हाँ, एक जगह मैंने ये जरूर समझाया था आंसर लिखना कैसे है, 2 नंबर का आंसर कैसे लिखना है, 5 नंबर का आंसर कैसे लिखना है, 10 नंबर का आंसर कैसे लिखना है। और वो मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को एडिशनली उस पेपर के बारे में जानकारी देना कि पढ़ते समय पढ़ाई का क्या महत्व है, एग्जाम्पल्स के आंसर कैसे देने हैं। वो तो मैं यहां पर भी कहता हूं। इस बैच में भी ज्योग्राफी के अंदर जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल आई थी, मैंने आपसे कहा था कि आरएएस के अंदर ये 10 नंबर की आई थी। परीक्षाओं में क्या चीजें आई हैं ये बताना तो मोरल दायित्व है। सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी है, किस पेपर में वो पूछा जा रहा है। चूंकि वो बैच मूलतया नटराज बैच आरएएस का बैच है, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री वहां पर एंट्री दी गई है। आपकी मर्जी पड़ती है पढ़िए, नहीं पढ़ती है मत पढ़िए, यहां पर भी पढ़ाएंगे, भविष्य में पॉलिटी आएगा।
ठीक है ना? तो अपने आप को ये प्रिटेंड मत होने दो। भाई मैंने मुझे मतलब आपके साथ साथ मैं भी रिकॉल अगर कर रहा हूं, एक जगह तो मैंने विधानसभा और लोकसभा का जिक्र किया है, एक जगह मैंने एग्जाम के पैटर्न को इसलिए समझाया ताकि बच्चों को ये पता रहे, और वो तो यूपीएससी के अंदर भी यही हाल है। जो क्वेश्चन आरएएस में 10 नंबर का आ रहा है, यूपीएससी में वो 12.5 नंबर का आ रहा है। सेम चीज वहां पर भी वैलिड होती है। सर मैंने बस पूछा, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही हूं, आई थिंक मैं इतने तो पूछ सकती हूँ, कुछ कंटेंट मुझे दिखा इसलिए मैंने कहा। कोमल, बेटा आई थिंक में वो वाली बात देखो क्या है, पहले तो तुम लोग लेटर भर की जगह भरते हो और फिर आई थिंक लगाकर ये और बोल देते हो कि इतना तो पूछ सकती हूँ। कॉमन सेंस नामक धरती पर एक कॉमन चीज है, माना कि वो सबके पास कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल तो करो ना। सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी सब में आती है। मैंने टारगेट क्या किया हुआ है कि आप लोगों को स्टेट पीएससी लेवल की पढ़ाऊंगा। मैंने ना तो आपके इस बैच में ये कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करा दूंगा, आप लोग खुद गवाह हैं, डे वन से गवाह हैं। मैंने एक भी बार आपसे ये नहीं कहा है कि मेरा ये कोर्स पढ़ लीजिए, आपका यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा। अगर हो तो मैं आज ही पढ़ाना छोड़ दूं, आप मेरा एक भी वीडियो निकाल के निकाल दीजिए। हर बार मैंने कहा है बेटा ये फाउंडेशन है, इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है। बेटा इस मतलब इतने सारे लोगों के सामने खड़ा होने का सामर्थ्य पता है कहां से आता है? सामर्थ्य आता है सच्चाई से। जब व्यक्ति अंदर से सच्चा होता है ना, तो उसको सामने आकर के बोलने में झिझक नहीं आती। उसे पता है कि जो है मैं सच बोल रहा हूं। मैंने आज तक बच्चों से यही कहा है, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस सबका फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब समझती हो? एनसीईआरटी लेवल, जिसको तो पढ़ना मैंडेटरी है, इसके अतिरिक्त ना जाने कितना पढ़ना पड़ेगा। उस मैंडेटरी काम को मैं कराया जा रहा हूं, उसमें भी कोशिश करता हूं कि मैं इतना लेवल टच कर दूं। ज्योग्राफी में मैंने वो लेवल टच कर दिया जो यूपीएससी में कोर पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं कह रहा हूं नहीं और पढ़ना जरूरी है ना? तो जो आई थिंक लगाकर आप जो कह सकती हैं, उसकी वजह से लोगों का जो समय बर्बाद हुआ, उसकी वैल्यू आई थिंक आप नहीं लगा सकती। आप अगर खुद से सोचें, मैंने आज तक कहीं पर भी ये कमिटमेंट नहीं दिया है। अगर ऐसा होता, खैर अब छोड़िए, अब आइए पढ़ाई करिए, फोकस मत करिए। लेकिन इनके माध्यम से उन सभी बुद्धिजीवियों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि प्रभु आप मुझसे 2,000 रुपए में मेरी जान नहीं ले लेंगे कि भाई यूपीएससी भी आप ही करा दो, भाई स्टेट पीसीएस भी आप करा दो, एसएससी भी आप करा दो। मैं आपका फाउंडेशन मजबूत करूंगा और उसके लिए साल भर का समय मांगा है। अगर कोई ज्यादा जल्दबाजी में है, कई कलाकार आते हैं लिखते हैं सर ऐसे तो हमारा सिलेबस कभी होगा, बेटा साल भर में होगा। अब तुम आज आ गए तो तुमको जल्दी है ना, वो तुम्हारी हेडेक है, मेरी नहीं। मैंने 1 साल बोला था, 1 साल में आपका सिलेबस हो जाएगा। 1 साल का वैलिडिटी दी है ना कोर्स की। अब आप जल्दी में, तो ये आपकी गलती है ना भाई, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, आप सोचें इसको। आइए, तो हमने क्या कहा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कैसे बना, इस चीज को समझिए पहले। ठीक है, आइए। तो इंटरट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिक के बीच में से जो हवाएं चलकर आ रही हैं, जहां जाके मर्ज करी, दैट इज आईटीसी जेड। चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आईटीसी जेड आपको समझ में आया या नहीं, इस पर थम्स अप करिए। हाँ जी, किरण, लक्ष्मी सब शांत हो जाइए, पढ़िए और मैं क्या कह रहा हूं वो बताइए कि क्या आप लोगों को आईटीसी जेड समझ में आया या नहीं, ये बताइए। आईटीसी जेड समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया। अब अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, सुनो ध्यान से। यहां पर आईटीसी जेड बना, यहां क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री पे आईटीसी जेड दिखाई दे रहा है। अब मुझे यह बताओ, यहां पर आईटीसी जेड बनने की वजह क्या दी थी मैंने? वजह दी थी हाई टेम्परेचर। क्या कहा था कि भैया इस जगह इक्वेटर पर हाई टेम्परेचर होता है। क्या कहा था? इक्वेटर पर हाई टेम्परेचर होता है, कहा था। ओके, अब इक्वेटर पर हाई टेम्परेचर है जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिल रही है, ये हमने बता दिया।
अब दूसरी बात करते हैं, मुझे बताइए इक्वेटर पर हाई टेम्परेचर क्लियर है, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हाई टेम्परेचर क्यों है इसका कारण जानते हैं, क्योंकि सूरज यहीं पर पाया जाता है। लेकिन आपको और हमको एक बात अच्छे से पता है, क्या? 21 जून की बात आप में से कोई व्यक्ति जानता है 21 जून की कहानी क्या है? क्या होता है 21 जून को? बोले सर वर्ल्ड योगा डे होता है। और भी कुछ होता है क्या? 21 जून के दिन क्या होता है, किसी को कुछ मालूम? मार्च से जून के बीच में क्या होता है, कुछ समझ पा रहे हो? टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, जब सूरज की बात है तो एक मार्च से जून के बीच में सूरज कहां होता है? मार्च से जून के बीच में सूरज होता है इस जोन में। होता है मार्च से जून के बीच में सूरज होता है इस जोन में। कन्फर्म है? कौन सा जोन है ये? उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमीस्फेयर। यानी मार्च से जून के बीच में सूरज नदर्न हेमीस्फेयर में होता है। डन। ये रहा नदर्न हेमीस्फेयर, इसी के बीच में आ गया आपका सूरज। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए ये बात क्लियर हो गई, आगे की बात समझते हैं। जब सूरज यहां था तो आईटीसी जेड यहां बन रही थी, लेकिन सूरज जब थोड़ा ऊपर चला है तो मुझे बताओ कि जैसे गर्मी का लो प्रेशर क्षेत्र यहां बना था, क्या आपके अनुसार लो प्रेशर क्षेत्र यहां नहीं बनेगा क्या आने वाले समय में? कहां पर? इक्वेटर से ऊपर की तरफ बनेगा। बनेगा। यानी सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो यहां पर टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, इसका अर्थ क्या निकाले? इसका अर्थ यह निकाले कि यहां पर लो प्रेशर जोन है तो इधर की तरफ आईटीसी जेड जो पहले 0 पे था, ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। अब जैसे ही ये वाली बात मैंने बोली कि आईटीसी जेड जिधर है वहां जाने लगेगा, तो कईयों को कुछ बातें समझने में दिक्कत आई। अब मैं वो बातें भी समझाता हूं, एक बार के लिए इधर देखें। अब आप एक बार मैं इसी के बगल में एक और डायग्राम बनाता हूं, आप उसे देखें साहब। क्या कह रहा हूं मैं? मैंने अभी हाल आप लोगों को आईटीसी जेड के बारे में बताया कि आईटीसी जेड अपनी लोकेशन बदलेगा। फिर से एक अंडा बना रहा हूं मैं, पृथ्वी का अंडा। ठीक है, इस पृथ्वी के अंडे में ये 0 डिग्री वाली लाइन थी, ये रही, आप सबने देखी थी, ये 0 रही। इसके ऊपर की तरफ ये 21 वाली लाइन थी, ये नीचे वाली 21 की लाइन थी, ये 66.5 की लाइन थी, ये 66.5 की लाइन थी। सब कुछ एज इट इज कॉमन है। अच्छा, अभी हाल क्या हुआ है कि इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ आईटीसी जेड चला गया है। नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर है। हुआ क्या है? हुआ यह है कि ये 0 डिग्री उछल करके इस तरफ चला गया है, मतलब आईटीसी जेड। आईटीसी जेड कैसे गया, इसको पहले ऐसे समझते हैं कि लो प्रेशर इस समय यहां पर बना हुआ है। पहले लो प्रेशर कहां था? इक्वेटर पे था। अब लो प्रेशर कहां चला गया? ऊपर चला गया। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं। क्या जानते हैं साहब? कि नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस बल राइट हैंड साइड चलता है। लीजिए, राइट हैंड साइड चलने वाला बता दिया। इंडिया कहां पर है? तो इंडिया इक्वेटर से 6 डिग्री ऊपर से लेकर के 37 डिग्री तक फैला हुआ है। यानी इंडिया जो है वो इस पूरे क्षेत्र में है, ये पूरा क्षेत्र इंडिया का है। मान गए? बोले ठीक है सर। इंडिया के केस में क्या हो रहा है कि ये जो आईटीसी जेड जैसे जैसे ऊपर सरकता जा रहा है, तो ऊपर सरकने से जो उधर से आ रही हवा थी, ये कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत वाला क्षेत्र। तिब्बत में पानी नहीं है, पानी लेकर नहीं आती है ये वाली हवा। यानी जो नदर्न हेमिस्फीयर से हवाएं आ रही हैं वो हमें कोई पानी लेकर नहीं आ रही हैं, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर से हवाएं जा रही हैं। अब आप पूछेंगे सदर्न से हवाएं कैसे जाएंगी, तो देखो, सदर्न से हवाएं यूं जाती थी, यूं जाती थी, लेकिन जैसे ही कोरियोलिस बल के प्रभाव में वो इक्वेटर क्रॉस करती हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। 0 डिग्री इक्वेटर से जैसे ही
ये सदर्न हेमिस्फेयर की हवाएं आईटीसी जेड तक जाने के लिए लोकेशन या बाउंड्री चेंज करती हैं। बाउंड्री चेंज करने का मतलब ये जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करती हैं इनकी दिशा यूं हो जाती है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो थम्स अप करिए। ऊपर से आईटीसी जेड के लिए हवाएं आ रही थी, वो हमारे काम की नहीं थी। आईटीसी जेड ऊपर सरक कर चला गया क्योंकि कर्क रेखा तक जून 21 तक सूरज पहुंच चुका होता है। कर्क रेखा बिल्कुल भारत के मध्य में से गुजर रही है, ठीक है, वहां तक पहुंच चुका होता है। क्लियर? क्लियर? जैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर से चीजें निकलकर इधर पहुंची, हवा घूम गई। हवा घूम गई, देखो यही हवा है नीचे से ऊपर जा रही है, इधर लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर राइट हैंड साइड। अब सोचो सदर्न हेमिस्फेयर से चल के इंडिया की तरफ हवा आ रही है, इतना लंबा दूर से चली आ रही है, तो अपने साथ में मॉइस्चर भी लाएगी कि नहीं लाएगी? लाएगी। यानी इक्वेटर से नीचे वाला भी जो मॉइस्चर है, यानी दक्षिणी हिंद महासागर का जो मॉइस्चर है, वो भी हवाएं अपने साथ लेकर आती हैं। और जब दक्षिणी हिंद महासागर का मॉइस्चर भी साथ लेकर आती हैं, तो कॉमन सेंस लगाइए कि ये क्रॉस करते ही राइट हैंड साइड से घूमकर जैसे ही इसे मिलेगी, तो मिलते ही आपको बारिश का बढ़िया आनंद देगी, साउथ वेस्ट मानसून के कारण देगी। क्लियर है? चूंकि ये कहां से आती हुई दिख रही है? साउथ से, और इधर क्या है? वेस्ट, इसीलिए इसे आप साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो आईटीसी जेड इफेक्ट क्या है? तो देखो, बड़ा सवाल अब आपको मिलना चाहिए। मैंने आपके सामने दो सवाल रखे थे, पहला कि रोज बारिश क्यों नहीं होती, और दूसरा जून या मई में जाकर के ही बारिश क्यों शुरू होती है। तो आंसर दे दीजिए मुझे, क्या आपको आईटीसी जेड के विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का आंसर समझ में आया? आईटीसी जेड का शिफ्टिंग क्यों हुआ? जवाब है क्योंकि मार्च से जून के बीच में सूरज नदर्न हेमिस्फीयर की यात्रा पर होता है, जिस वजह से यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। लो प्रेशर के क्षेत्र बनने के कारण हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध वाली भी क्रॉस करके नदर्न हेमिस्फीयर में चली आती हैं। बोलो, तो क्यों जून में जाके बारिश आती है? तो आंसर केवल एक लाइन में देना पड़े, क्योंकि आईटीसी जेड शिफ्ट होकर कहां चला जाता है? ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो आज आईटीसी जेड कंसेप्ट सीख लिया, शिफ्टिंग ऑफ आईटीसी जेड सीख ली। अब कल के सेशन में अल नीनो और ला नीनो समझेंगे और मानसून खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। शाम को मिलते हैं पॉलिटी की क्लास में, ठीक है? बाय।